हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनएलएम। तो इस लेक्चर में हम जो है पिछले वाले लेक्चर से एफबीडी जो बना रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम बच गया था, तो वो प्रॉब्लम पहले हम कंटिन्यूटी करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनएलएम। तो इसमें पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में जो हमने एफबीडी बनाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गए थे, वो स्प्रिंग वाली। तो आज हम उसको पहले कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके सवाल। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हमने थ्योरी देख लिए हैं पहले ही लेक्चर में। आज जो है हम उसके ऊपर सवाल भी करेंगे, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत बारीकी से और उसके बाद उस पर सवाल करेंगे। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ होने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ पे तो 2-4 सवाल होंगे, बस आपका एनएलएम जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एफबीडी ऑफ सम स्प्रिंग टाइप। ये कोई टाइप नहीं है बट स्प्रिंग जिसमें लगा हुआ रहेगा, अटैचमेंट होगी जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, उसके हम एफबीडी बनाने का ट्राई करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि इस तरह से स्प्रिंग था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल स्प्रिंग था इस तरह से। एक मास यहाँ पे है, तो ये जो मास है इसका हमें एफबीडी बनाना था। ठीक है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के है और जब ये मास यहाँ पे हैंग किया जाता है, ठीक है, पहले क्या होता है कि ये जो है ना आपका न्यूट्रल लेंथ पे रहता है। मान लो कि यहाँ पे हमने कोई सपोर्ट लगा के, यहाँ एक हमने सपोर्ट लगा के इसको रख रखा है। ओके, ये जमीन है, सपोर्ट लगा के बिल्कुल इसको न्यूट्रल लेंथ पे रखा है, बिल्कुल इसमें तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप हटाओगे, इस सपोर्ट को यहाँ से हटाओगे, डिटैच करोगे, दिस सपोर्ट इज डिटैच्ड, है ना। जैसे ही आप इसको डिटैच्ड करोगे तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा टाइटन हो जाता है, मतलब ये स्प्रिंग आपका खींच जाएगा नीचे की तरफ, राइट। और ब्लॉक यहाँ आ गया। अब ये जो ब्लॉक यहाँ आ चुका है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें खिंचाव आ चुका है। ये देखो, ये पोजीशन इसका नेचुरल पोजीशन था, न्यूट्रल पोजीशन। तो इससे जो है ये एक्स लेंथ नीचे आ गया है। एक्स लेंथ क्या हुआ, नीचे आ गया। तो जब ये एक्स लेंथ नीचे आ जाता है तो स्प्रिंग में, मतलब जैसे हमने स्प्रिंग को खींच लिया तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। आपने कभी महसूस किया होगा जब स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से खींचते हो तो यू फील कि स्प्रिंग भी आपको अपनी तरफ खींच रही है। यस, तो इस एम मास को जब आप नीचे खींच रहे हो, नीचे खींच नहीं रहे हो, एक्चुअली ये ग्रेविटी के कारण जो ये नीचे की तरफ जा रही है mg फोर्स के कारण, तो ऊपर जो है स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं एफ स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये बेसिकली कितना होता है, K मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल पोजिशन एंड K क्या होता है आपका, K होता है आपका ये स्प्रिंग का कांस्टेंट। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही है, वो लग रही है kx, है ना, और नीचे क्या लग रही है, mg। तो अब अगर आपको कोई बोले कि ये m मास का आपको क्या बनाना है, एफबीडी, तो क्या करोगे, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, क्या करोगे, यहाँ नीचे mg लगा दोगे और ऊपर क्या लगाओगे, kx। ये सबसे सिंपलेस्ट जो है एफबीडी है फॉर द स्प्रिंग पर्पस। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, जब हमारे पास 2 स्प्रिंग आ जाए, सपोज करो इसी में मैं एक और स्प्रिंग अटैच कर देता हूं, यहीं पे एक स्प्रिंग है ही हमारे पास, दूसरा स्प्रिंग इसी में अटैच कर देते हैं। पहले एक ब्लॉक डाल दिए और उसके बाद सपोज करो एक और स्प्रिंग डाल दिए और उसके बाद दूसरा ब्लॉक डाल दिए। ये रहा m1, ये रहा m2, ये आपका k1, इसको मान लेते हैं k2। ठीक है, तो अब हमें निकालना है m1 और m2 का। पिछले बार मैंने बताया था, फटाफट निकाल के तो बताऊं क्या आ रहा है। m1 और m2 दोनों का हमें क्या निकालना है, एफबीडी। एफबीडी इज द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग द एनएलएम प्रॉब्लम। अगर आपको यही नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम आएगा। एफबीडी आपको आना ही चाहिए। देखो क्या होगा, m1 को यहां लिखते हैं, ये रहा m1 के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा m1g, है ना, यहाँ नीचे क्या लगेगा, m1g। ओके, अच्छा ऊपर क्या लगने वाला है बताओ, ऊपर लगने वाला है आपका स्प्रिंग फोर्स, जो क्या होगा, k1 है। इसमें जो एक्सटेंशन आएगी उसको बोल रहे हैं हम x1। तो इसके कारण जो ऊपर फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, k1
x1, कोई प्रॉब्लम? इसमें यही दो फोर्स है, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स m1g नीचे। अच्छा, एक और फोर्स यहाँ पे नजर आ रहा है, जो क्या है, ये वाली स्प्रिंग लगाएगी, ये वाली देख रहे हो, ये सेकंड स्प्रिंग लगाएगी, इस पे फोर्स। अब ये चीज कहीं छूट जाता है, कई बार क्या होता है आपका रह जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है, जिस तरह से रस्सी थी हमारे पास, ये स्ट्रिंग जो था, इसमें क्या होता था, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर और यहाँ पे टेंशन नीचे, इस तरह से लगता है ना। सिमिलरली आपके स्प्रिंग में क्या होगा, जब आप स्प्रिंग में यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो कि ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, सिमिलरली नीचे की तरफ यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो ये K2 है, इसमें मान लो एक्सटेंशन जो हुआ वो x2 हुआ। एक्सटेंशन मतलब न्यूट्रल जो लेंथ है उससे कितनी ये एलोंगेट कर रहा है, डेट इज सपोज x2। तो यहाँ पे क्या स्प्रिंग फोर्स हुआ होगा, K2x2, K2x2। ये कहाँ लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इस ब्लॉक पे देखो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। कितना हो जाएगा बोलो, K2x2, और नीचे क्या है m1g, और ऊपर क्या है K1x1। बस ये हो गया हमारा FBD ऑफ m1। m2 की बात करें, अगर इसको मिटा देते हैं, m2 की अगर बात करें तो m2 के पास क्या क्या देखो है हमारे पास, ये रहा m2, और नीचे जो लगेगा वो फोर्स तो m2g लगेगा ही, m2g, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर जो लगेगा वो ध्यान से देखो, ऊपर जो फोर्स है एक ही फोर्स है यहाँ, एक के अलावा कुछ नहीं है, एक फोर्स क्या है, K2x2, और कुछ भी यहाँ पे अटैच नहीं है, K2x2। आप बोलोगे ये फोर्स नहीं, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ जो लग रहा है वो हमने लिख दिया K2x2। तो सिंपल ये हो गया आपका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इससे अगर मैं कॉम्प्लिकेट की बात करूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, इस सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आपने वो कर दिया मतलब आप स्प्रिंग वाले क्वेश्चन का शुरुआत करने के लिए तो रेडी हो गए हो। ओके, एक सवाल करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। एक स्प्रिंग ऊपर लगा है, उसके बाद आपके पास लगा हुआ है पुली, ठीक है। अब सपोज करो एक स्प्रिंग हमने यहां लगा दिया और इधर हमने लटका दिया एक मास, m मास। आपको बनाना है इस m मास का FBD। आसान है, काफी आसान है, बनाओ इसका FBD। एक और सवाल दे देते हैं। लास्ट सवाल इस स्प्रिंग पे, अगर आपसे हो रहा है तो बहुत मजा आएगा, नहीं हो रहा है तो देखो। ओके, एक सवाल और देते हैं, इससे अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज यहां पे स्प्रिंग है और इससे लगा हुआ ये रहा आपका पुली। खैर ये तो सिस्टम इस तरह का हो ही गया। ओके, एक काम कर सकते हैं, यहां पे भी स्प्रिंग लगा दो और इधर भी स्प्रिंग लगा दो, या फिर इधर रस्सी लगा दे। चलो, इधर हमने स्ट्रिंग लगा दिया, एक तरफ स्ट्रिंग लगा दिया, एक तरफ स्प्रिंग लगा दी। ये रहा m1, ये रहा m2, ये रहा पुली। ओके, चलो फटाफट करो। इस पे हमें तीन चीज दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग है, यहाँ जो है ना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, ये रस्सी है। ओके, ये रस्सी है और ये भी रस्सी है और इधर स्प्रिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना पुली के ऊपर निकालते हैं, पुली के ऊपर क्या हो रहा है। ये देखो पुली है, ये ऊपर लग रहा है आपका फोर्स। ये मान लो कि पहला स्प्रिंग है K1, ये K2, यहाँ पे मान लो ये K1 K2, ठीक है। तो K1 है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, K1x1, ठीक है। तो ऊपर फोर्स क्या लगने वाला बोलो, K1x1, कोई प्रॉब्लम। नीचे जो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आउट अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द पुली, तो मतलब नीचे की तरफ एक टेंशन, नीचे की तरफ एक टेंशन। जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ भी होगा, क्योंकि दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली सेम थ्रू आउट, है ना। स्ट्रिंग जब तक चेंज नहीं होता है, टेंशन चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये टेंशन यहाँ पे, ये टेंशन यहाँ पे, ये हो गया आपका पुली के ऊपर जो FBD बनेगा। ये m मास के ऊपर क्या बनेगा, m मास के ऊपर जो FBD बनेगा, नीचे mg और ऊपर क्या होगा, ऊपर टेंशन। सिंपल। अब एक और चीज और देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है K2x2, क्योंकि ये खींचेगा तो जरूर, जैसे ये खींचेगा तो ये क्या होगा, ये वाला मास नीचे खींचेगा, ये मास नीचे खींचेगा तो ये वाला ऊपर खींचेगा। तो मतलब इसमें खिंचाव तो आना ही है,
ऐसा नहीं कि इसमें खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ पे बंद गया है तो खिंचाव नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। क्या होगा, ये पहले सबसे पहले ये पुली जो है इसको नीचे खींचेगा, पुली नीचे खींचने के बाद ये एम मास जो है ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये K2X2 जो वो कहाँ लग रहा है, नीचे, जबकि इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, अवे, इससे अवे K2X2 नीचे, इससे अवे ऊपर टेंशन, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए आप टेंशन को डिवाइड कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे जो अगर लगाना है आपको, तो एक देखो, एक K2X2 नीचे लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इक्विलिब्रियम अभी बताएंगे क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हिल नहीं रहा है, अब रुका हुआ है ना। तो ये K2X2 जो है आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, बराबर T, ठीक है। और T बराबर क्या है, mg। तो यहाँ पे आप बेसिकली लिख सकते हो कि K2X2 जो है वो बराबर T है और T बराबर mg है, तो ये है mg के बराबर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पे एक्सटेंशन कितना होगा, x2, तो x2 बराबर क्या होगा, mg अपॉन K2, वेरी सिंपल। ये एक्सटेंशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलो आ जाते हैं इस पे। ये NLM के केस में क्या होता है कि जो भी आपका पुली दिया हुआ है, ये पुली मासलेस होता है, ठीक है। अब तक जो हम कर रहे हैं ना, ये पुली मासलेस होगा। जैसे ही हम RBD में बढ़ेंगे, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर बढ़ेंगे, तो वहां पे आपकी पुली जो है वो मास के साथ आएगी, फ्रिक्शन भी होगी उसमें। लेकिन यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, ये सब के सब पुली अभी क्या है, अभी मासलेस है। मासलेस इसलिए हमने रखा है क्योंकि ये आइडियल केस बने, है ना। इसको अभी हम रियल केस नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। एज फॉर NLM पर्पस, वो NLM के हिसाब से अगर हम सिर्फ देखें तो ये पुली को अभी हम बिल्कुल फ्रिक्शनलेस मानते हैं और मासलेस मानते हैं, दोनों ही कंडीशन में मानते हैं, ताकि वो आइडियल बने रहे और हमारा क्वेश्चन जो बहुत आसान से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये मास पे लगाते हैं। M2 पे क्या होने वाला बताओ, M2 पे नीचे लगेगा M2G और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। अच्छा, इस M1 पे क्या लगेगा, M1 पे नीचे लगेगा आपका M1G, ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स एक ही है, K2 है तो उसके लिए आप एक्सटेंशन x2 मान लो, तो क्या होगा K2X2, ये हो गया ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक जो ये पुली है, इस पुली के ऊपर क्या लगेगा बताओ, ऊपर लगेगा K1X1, ये रहा K1, तो एक्सटेंशन मान लो x1, K1X1। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन नीचे, यहाँ पे भी टेंशन नीचे। एक और पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे बताओ, टेंशन ऊपर, K2X2, यस K2X2, गुड, K2X2 नीचे, टेंशन ऊपर, तो क्या होगा इस पॉइंट पे बताओ, टेंशन बराबर K2X2। एंड सिमिलरली व्हाट वी कैन फाइंड हियर, टेंशन बराबर क्या है, M2G, पुट हियर M2G एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x2। सिंपल, समझ आ गया स्प्रिंग वाले सारे कॉन्सेप्ट। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्रिंग। जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिया। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन तो बहुत तरह के बन सकते हैं, ये फिजिक्स है, फिजिक्स की दुनिया में क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, जितनी मर्जी चाहे बना लो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, क्वेश्चन बनाते जाओ, और नहीं हो तो आप पोस्ट करो, पूछो। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो एक्चुअली गैलीलियो लॉ ही है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है इसका मतलब, एक बॉडी अगर पहले रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर उस पर कोई भी F नेट एक्सटर्नल नहीं डाला गया, तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमें क्या पता है कि अगर आपका जो F है एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मतलब जो भी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी के बाहर से जो फोर्स इस पे लगेगी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। इसके अंदर से क्या फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉट आवर केस, है ना। तो F एक्सटर्नल जो है वो क्या हो, अगर जीरो हो, तो अगर आपका F एक्सटर्नल जीरो है, एंड if the body is at rest, it will remain at rest, and if the body is at uniform motion, it will remain at uniform motion इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, वहां पे एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी होती है। सपोज करिए ये डायरेक्शन में पहले चल रहा है, फिर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होने वाला है, इसकी वेलोसिटी जो वो चेंज हो चुकी है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने से
एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन कब आता है? जब आप एफ एक्सटर्नल लगाते हो, जो कि हम सेकंड लॉ में हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया है। आज अगर हो पाए फर्स्ट लॉ खत्म हो जाए तो सेकंड लॉ पे भी हम मूव कर जाएंगे, लेकिन अभी जो है हमें सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करना है। एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि ढेर सारे फोर्स लग के यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ एफ नेट एक्सटर्नल। जो नेट फोर्स होता है, एक ही फोर्स नहीं होता है, एक बॉडी के ऊपर इन्फिनाइट फोर्स लग सकते हैं। तो अभी हम आइडियल केस के लिए 2 3 4 फोर्स लगा के देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपका एफ नेट एक्सटर्नल क्या है, 0 होना चाहिए, सो डेट कि आपकी वो जो बॉडी है अगर रेस्ट में थी पहले तो वो बाद में भी रेस्ट में ही रहे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें आपको सबसे पहला चीज क्या आता है कि एक कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं समझाता हूं पहले। इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इक्विलिब्रियम क्या है? अगर किसी भी बॉडी पे आपका एफ नेट एक्सटर्नल अगर 0 है ना, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। कोई भी बॉडी है आपके पास, ये सपोज करो ये बॉडी है, ये मास है। इस मास पे मान लेते हैं कि एक फोर्स इधर लग रहा है F1, दूसरा फोर्स मान लेते हैं यहां लग रहा है F2 और तीसरा फोर्स मान लेते हैं इधर लग रहा है F3, ठीक है। और इन तीनों फोर्स के बावजूद अगर आपका ये जो बॉडी है ये बिल्कुल या तो रेस्ट में है पड़ा हुआ या तो यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। मतलब कि इन तीनों फोर्स का जो समेशन है, वो जोड़ जो है वो आपका अगर 0 आ जाए, इसका मतलब ये बॉडी किस में रहने वाला है? इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में देखें, इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे नॉर्मली तो हम क्या बोलेंगे? F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों के तीनों क्या है? वेक्टर है। तीनों के तीनों क्या है? वेक्टर है। अगर मेरे को बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है तो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? इफ F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सबसे सिंपल कहानी, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? एफ नेट एक्सटर्नल को F1 प्लस 2 प्लस 3 क्या लिखूंगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर इन तीनों का सम जो है आपका क्या होने वाला है? 0, देन दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां लिख देता हूं इफ दिस हैपेंस देन M इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया, हमने इसको तीनों को एक साथ जोड़ दिया। अब हम क्या कह सकते हैं? सपोज करो कि ये इसका ना 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? F1 का जो है इधर और इधर कंपोनेंट करेंगे, तो बेसिकली ये कौन सा डायरेक्शन है? Y डायरेक्शन। ये कौन सा है? X डायरेक्शन। ये क्या है? -y, ये क्या है? -x, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया तीनों को एक साथ मिला के। अब इक्विलिब्रियम हम निकाल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपका ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोल सकता हूं? इन एक्स डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट एक्सटर्नल विल बी 0। अब एक्स डायरेक्शन के अंदर समेशन आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली समेशन ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन। जितने भी फोर्स आपको एक्स डायरेक्शन में दिख रहे हैं उन सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? बोलो 0। समेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशन करना। इसी तरीके से आपको क्या करना है? एक्स में देखना है, फिर आपको वाई में देखना है, फिर जेड में देखना है। तो यही सेम चीज समेशन क्या करना हमें? एफ वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये समेशन लिखा हूं मैं। और इसी तरीके से समेशन एफ जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। अगर ये तीनों को है आपके पास तो हम क्या कह सकते हैं? एम जो मास है इज इन इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आ रही है? ये आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? इक्विलिब्रियम करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। एक है आपका लेमिज थ्योरम, मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना थ्योरम दिया कि अगर आपके पास 3 फोर्सेस कोप्लेनर हैं, जैसे ये फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये प्लेन से बाहर नहीं है। ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है ये एक प्लेन है, राइट। इस प्लेन के अंदर आपके पास 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर हैं तो अकॉर्डिंग टू लेमिज थ्योरम
आपका ये जो है F2, इसके सामने में आप एंगल बनाओ। यहाँ मैं एक वापस बना देता हूँ, देखो लेमीज थ्योरम क्या कहता है। चलो पहले इसको लिख लो फटाफट, दोनों मैं लॉ एक्सप्लेन करता हूँ। एक लेमीज थ्योरम है, दूसरा क्या है, रिजोल्यूशन टेक्निक है ना। इन दोनों तरीके से हम इक्विलिब्रियम वाले सारे क्वेश्चन को करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ आ गया, हर डायरेक्शन में आपका एफ एक्सटर्नल नेट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होने से होगा क्या, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम। ओके, और ये किससे आता है, ये आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से, इसलिए हम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट मैं इधर मिटा देता हूं, इधर जगह है हमारे पास, यहां पे हम लेमीज थ्योरम कर सकते हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम करने का हमारे पास क्या है, दो टेक्निक है। पहला जो तरीका है वो क्या है, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ऑल्दो मैं यूज नहीं करता हूं कभी भी लेमीज थ्योरम, आपको अच्छा लगे तो यूज करना। ठीक है, मैं जो करता हूं वो करता हूं रिजोल्यूशन टेक्निक, वो काफी आसान होता है, ये भी आसान है। ये एक साथ एक ही लाइन में आपको बनाना है अगर क्वेश्चन, तो आप लेमीज थ्योरम यूज करो, है ना। अगर आपको थोड़ा सा सोचना है टेक्निकली कि अच्छा हो क्या रहा है, देन यू यूज द रिजोल्यूशन टेक्निक, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पे सेकेंड बताने वाला हूं आपको, रिजोल्यूशन टेक्निक। सेम ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक क्वेश्चन अभी लेंगे, उसको मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, लेमीज थ्योरम से भी, रिजोल्यूशन टेक्निक से भी। देखो यहां पे जो ये मास है, इसी मास को मैं यहां ले रहा हूं, सपोज करिए ये मास है m, इस पे 3 फोर्स लगाया हमने, ये रहा F1, इधर क्या लगाया हमने F3, और इधर क्या लगाया हमने F2। देखो 1 के सामने आप θ1 लिखो, 2 के सामने θ2 लिखो, और 3 के सामने θ3 लिखो। इस तरीके से आपको लिखना है। और लेमीज थ्योरम क्या कहता है, F1 अपॉन साइन θ1 विल बी इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन θ2 विल बी इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन θ3। ये आपका कॉन्सेप्ट है लेमीज थ्योरम। अच्छा, ये कब होता है, तीनों फोर्सेस जो है आपके क्या होने चाहिए, कोप्लेनर। तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, कोप्लेनर, और तीनों फोर्सेस का सम एडिशन क्या होना चाहिए, 0। अगर ये है तभी तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तब आप लेमीज थ्योरम ये वाला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले ही 3 फोर्सेस दे दिए, ये देखो ये एक मास है, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, और इधर एक फोर्स, है ना, F1 F2 और F3, आप फटाफट लगा दो लेमीज थ्योरम, और सारा का सारा -4 नंबर, -1 नंबर, 2 नंबर जो भी आता है ना, 4 नंबर तो नहीं, 4 प्लस आता है। ओके, तो जो भी है यहाँ पर लेमीज थ्योरम लगा दो। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है F1 F2 एंड F3, अगर हम उसे सम भी करेंगे तो आपका 0 नहीं आने वाला, मतलब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ऐसा बोला गया है कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तब आप लेमीज थ्योरम अप्लाई करोगे। एंड द फोर्सेस आर ऑल्सो इन कोप्लेनर, है ना, ये रहा F1, ये रहा F2, ये रहा F3, दे ऑल आर कोप्लेनर। ठीक है, तो कोप्लेनर है तो लेमीज थ्योरम लगाएंगे, और ये चीज वैलिड होगा। एंड यू नीड टू फाइंड, आपको हो सकता है पूछा जाएगा F2 क्या होगा बताओ, F3 क्या होगा, F1 क्या होगा, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा और कुछ आपको मांगेगा। अब सपोज करो इसी को मैं रिजोल्यूशन टेक्निक से बनाता हूं, ये क्या है। चलो रिजोल्यूशन टेक्निक को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को क्या करेगा, आसान बना देगा। ठीक है, रिजोल्यूशन टेक्निक क्या है, यहाँ पे हमने मास m लिया था, और इधर सपोज करो फोर्स हमने कुछ लिया, इधर भी फोर्स लिया और नीचे भी लिया। ये मान लेते हैं F1 यहाँ लिया, F3 यहाँ लिया, और F2 यहाँ लिया। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, सपोज करो ये एंगल आपको दिया है थीटा, और इधर भी क्या दिया है, थीटा। तो आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन टेक्निक में आपको x और y में अलग अलग बांटना है बस। ये रहा y, ये क्या है x में आपको इसको तोड़ना है, वेक्टर टेक्निक लगाना है। F1 का इधर क्या होगा, cos थीटा, तो ये क्या होगा F1 cos थीटा। ऊपर क्या होगा, F1 का sin थीटा, यहाँ हो जाएगा F1 का sin थीटा। अच्छा, ये F3 का इधर क्या होगा, एंगल के साथ वाला क्या होता है, cos थीटा, तो ये रहा F3 का cos थीटा। ऊपर क्या होगा बोलो, F3 का sin थीटा। सिंपल। अब हमने इस y में और x में तोड़ दिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, जो x वाला है उसका समेशन इन fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन इन व्हाट fy इक्वल टू 0। ठीक है,
तो x वाले में क्या है बोलो, f1 cos थीटा, और इधर क्या है f3 cos थीटा। राइट वाले को आप पॉजिटिव बोल दो, इधर वाले को, इधर को नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो तो f1 cos थीटा, और साथ में क्या होगा माइनस में f3 cos थीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होने वाला है 0। इस माइनस वाले को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा f1 cos थीटा इक्वल टू व्हाट, f3 cos थीटा, cos से cos कट कर दो, क्या बन गया f1 इक्वल टू f3, सिंपल। अब समेशन इन y डायरेक्शन देखो, y में क्या है, ऊपर ये दोनों है, नीचे ये है, तो ऊपर वाले को सम कर दो, f दोनों में साइन थीटा है देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लो, f1 प्लस f3 इक्वल्स टू व्हाट, f2, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। नीचे वाले को नेगेटिव लेने के बदले डायरेक्ट इसको इक्वेट कर दो, ऊपर नीचे वाले को इक्वेट कर दो, आप बार बार प्लस माइनस ले नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास देखो f1 प्लस f3, ये देखो यहाँ पे f1 और f3 बराबर आ चुका है, इसका मतलब क्या है f1 को आप f3 लिख सकते हो या f3 को f1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सपोज करो मैंने f3 को f1 लिखा तो 2 टाइम्स f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा f2 अपॉन साइन थीटा, बस। अब यहाँ पे आपको एंगल दिए हुए रहेगा और यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। रिजोल्यूशन टेक्निक बहुत आसान होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ रिजोल्यूशन टेक्निक का, देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम रिजोल्यूशन टेक्निक पे, देखो कितना आसान हो जाएगा। एक सवाल है, एक इधर से सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ एक मास है जो कि नीचे की तरफ 8 न्यूटन लगाता है, ठीक है। इधर एक रस्सी है, इधर एक बंदा इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है। बेसिकली ये पहले कैसे था वो मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो मास है ना, ये यहाँ लटक रहा था यहाँ पे इस तरह, ठीक है, और ये मास नीचे की तरफ कितना लगा रहा था 8 न्यूटन। ये बंदा आया यहाँ से, इसको पकड़ के यहाँ पे रस्सी लगाया, उसको खींचना चालू किया, ठीक है। ये जो रस्सी है ना, इसकी लंबाई आपके पास दी हुई है 0.5 मीटर। ये इसको खींचना चालू किया, कब तक खींच रहा है, जब तक कि इस वर्टिकल से आपकी जो दूरी है ये आपका 0.3 मीटर ना हो जाए, ये तब तक खींच रहा है ना। ये खींचने के बाद आपको बोला जा रहा है कि ये F फोर्स लगा के इसने सपोज करो खींचा है, तो आपको बताया जा रहा है कि ये मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये फोर्स निकालना है और साथ साथ आपको ये टेंशन निकालना है। देखो दोनों ही कॉन्सेप्ट से निकालेंगे और तुरंत ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सी टेक्निक आपके लिए ज़्यादा आसान हो रही है, ठीक है। 5 मिनट का बस इसमें काम लगेगा, 5 मिनट में आप आराम से दोनों टेक्निक यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमिज थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। लेमिज थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है f1 अपॉन साइन थीटा 1, ये आपने लिख ही लिया, f1 f2 अपॉन सब एक साथ हम लिखते हैं। देखो सपोज करो इस वाले को 1 बोलते हैं, इस वाले को, राइट साइड वाले को 2 बोल रहे हैं, फोर्स नंबर 2, और इधर वाले को फोर्स नंबर 3। तो 1 के अपोजिट जो एंगल है उस एंगल को देखो, अच्छा यहाँ एंगल नहीं दिया है, देखो ध्यान से, 0.3 है, 0.5 ये है, मान लो इसको एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लाइन बना सकते हैं, ये लाइन ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यस। अब बताओ इसके अपोजिट जो एंगल है ये पूरा ये है ना, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका ये फोर्स अपॉन ये जो एंगल होगा, मान लो इसको 1, तो F1 अपॉन दिस एंगल, F1 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, एंगल कितना है 90 प्लस 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है F फोर्स हमें पता नहीं क्या है, ये F फोर्स अपॉन इसके अपोजिट में जो एंगल है क्या है, ये 90 और इधर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये फोर्स हमने लिख लिया, ये फोर्स लिख लिया, ये वाला फोर्स बचा है, दिस इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन इसके अपोजिट में कितना है 90 डिग्री, देखो तो ये साइन 90 हो गया, साइन 90 तो 1 होता है, ये तो पता ही है आपको। यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, देखो ये आपको अगर पता नहीं है तो आप इस तरह से एक मेरा लेक्चर है उस पर आप देख सकते हो, 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है, तो F1 अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो F1 अपॉन सेम ये 1 है ना, ये 8 अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा, तो ये रहा साइन थीटा, इक्वल्स टू F अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। ये सब 10th की बातें हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ध्यान नहीं है तो लेक्चर देख लो समझ आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, ये थीटा है, अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, ये देखो 0.3 0.5 ये कितना होगा 0.4, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल।
तो क्या हो जाएगा साइन थीटा पी अपॉन एच, पी क्या है 0.4 अपॉन एच क्या है 0.5, मतलब 8 अपॉन 4/5, साइन थीटा कितना है 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू ये जो एफ है अपॉन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 इक्वल्स टू टेंशन। बस खत्म, 4 से इसको 2 बार में कटा दो, क्या होगा 5 2 10 इक्वल्स टू 5F/3 इक्वल्स टू टेंशन, मतलब टेंशन तो 10 न्यूटन हो ही गया है ना। साथ में क्या बच गया बोलो, बच गया आपका ये F निकालना। F कैसे निकालोगे, F इक्वल्स टू 3 को इधर ले जाओ तो 10 × 3 और ये 5 को नीचे तो 5 से ये 2 बार में और ये हो गया 6 न्यूटन। देखो लेमीज थ्योरम काफ़ी आसान कर दिया इस चीज़ को। अभी हम इसको रिजोल्यूशन टेक्निक से भी बना के देखते हैं। रिजोल्यूशन टेक्निक से क्या आसान होता है कि क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा मास है जिसके नीचे यहाँ पे आपको 8 न्यूटन लग रहा है, इधर आपने F फोर्स लगाया और यहाँ पे आपने क्या लगाया टेंशन फोर्स। आपने ये बोला कि ये एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे रिजोल्यूशन टेक्निक में क्या करते हैं, जो x में और y में नहीं है उसको सिर्फ तोड़ देते हैं वेक्टर का यूज करके। तो ये टेंशन आपको दिख रहा है इसमें नहीं है तो इसको हम इधर तोड़ेंगे, क्या बनेगा थीटा के साथ वाले t cos थीटा और थीटा के अपोजिट वाले t sin थीटा। बस इतना ही तोड़ना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं तोड़ना है। अब देखो जो y वाला डायरेक्शन का है उसको इक्वेट करो, जो x वाले डायरेक्शन है उसको इक्वेट करो। तो y में क्या है बोलो t sin थीटा, यहाँ पे रखो, ऊपर में क्या है t sin थीटा इक्वल टू कितना होगा 8 न्यूटन, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा ये जो f है ये इसके बराबर, तो f किसके बराबर हो जाएगा t cos थीटा, तो ये लो t cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका f, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो क्या आपके पास पता है क्या नहीं पता है, ये रो 8 न्यूटन एक ये पता हुआ है, t sin थीटा बराबर 8 न्यूटन ये आपको पता है। आप यहाँ से थीटा निकाल ही सकते हो, साइन थीटा आसानी से यहाँ हमने यूज किया है, साइन थीटा कितना है 4/5, तो यहाँ पे लिख लो ये t × 4/5 इक्वल्स टू 8, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5 इधर ले जाओ 40/4 10 न्यूटन, सिंपल। यहाँ से आप t निकल चुका है 10 तो cos थीटा भी निकल ही चुका है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, t 10 हो गया, cos थीटा कितना है 3/5, ये लो 3/5 इक्वल्स टू क्या है आपका f, 5 से ये 2 बार में, सो f इक्वल्स टू 6 न्यूटन, वेरी सिंपल। तो लेमीज थ्योरम यहाँ पे बहुत आसानी से काम कर गया और रिजोल्यूशन टेक्निक भी आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए आसान होता है। इसके बाद हम बेसिकली हमने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए जिसमें कि नॉर्मल और आपको टेंशन निकालने वाला काम हो गया। अब छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो आप क्वेश्चन करते जाओगे, फटाफट आपका होता चला जाएगा। इसी में हम बेसिकली हम यही इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगा के नॉर्मल और टेंशन और भी बहुत सारे क्वेश्चन में निकालते हैं, तो वो चीज़ हम करेंगे। ये भी आपका नॉर्मल और टेंशन ही निकालने का काम था। बस अब क्या बचा है कि आपके पास प्रैक्टिस होनी है, जितना क्वेश्चन करोगे आप उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये मास है, ये रहा जमीन, इस जमीन पे आपको निकालना है नॉर्मल क्या होगा, यहाँ टेंशन तो है नहीं, फटाफट निकालो नॉर्मल क्या होगा। चलो निकालो इस पे क्या होगा नॉर्मल। देखो इसका सिर्फ FBD हमें बनाना पड़ता है, m मास है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेट करो, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वेट करेंगे, क्या बनेगा n इक्वल्स टू mg, सिंपल। तो नॉर्मल आपके पास निकल गया mg के बराबर। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको FBD बनानी है और FBD बना के बस नॉर्मल या टेंशन जो भी निकालने बोल रहा है वो निकाल दो। देखो 2 ब्लॉक है मान लो, यहाँ पे एक m, दूसरा 2m मान लो या m2 मान लो, ये रहा m2 ये रहा m1। अब ये रखा हुआ है आपका जमीन पे, अब आपको निकालना है 2 नॉर्मल यहाँ पे है, ध्यान से देखो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो m1 मास यहाँ है, ये रहा m1 मास नीचे क्या लगाएगा m1g, और इस पे एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल 1। अब क्योंकि m2 जो है यहाँ पे इस वाले पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो नीचे की तरफ यहीं पे क्या लगेगा, यही वाला नॉर्मल इसको अपोजिट होके लगेगा। तो m2 मास पे क्या क्या लग रहा है बताओ, या तो आप इसको सिंपल ऐसे देख सकते हो कि m2 के ऊपर m1g जो है वो नीचे इसी पे तो लग रहा है, या तो m1g लिख दो, या फिर आप बोल दो कि ये जो नॉर्मल ऊपर लगा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ यही नॉर्मल इस पे नीचे लगेगा, तो मतलब इस पे एक नॉर्मल लगेगा नीचे, क्या होगा n1, हाँ ठीक है n1। और इसके बाद क्या लगने वाला है, नीचे से जब ये m2g इसने नीचे लगाया तो ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा बोलो नॉर्मल ही लगेगा,
वो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल 2। अब आपको इक्वेट करना, हमने एफबीटी बना दिया, एफबीटी बनाना हमने पहले भी सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका N1 इक्वल्स टू M1G। साथ में यहां पे क्या होगा बताओ, नीचे लगने वाला फोर्स ये है, इन दोनों को एक साथ लिखो, N1 प्लस M2G इक्वल्स टू N2। बस अब यहां से N1 बराबर M1G यहां पे पुट कर दो, N1 बराबर क्या होगा M1G प्लस M2G इक्वल्स टू N2। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, G को कॉमन लो, M1 प्लस M2 लिखो एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, N2। सिंपल। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन निकालना सीखा बहुत अच्छे से। इसको हम क्या कर सकते हैं ना, रस्सी भी लगा सकते हैं। सपोज करो आप यहाँ पे पुली लगा हुआ है, सिंपल कॉन्सेप्ट, मान लो यहाँ पे है ना आपके पास पुली लगा हुआ है, और सबसे आसान कॉन्सेप्ट पहले, पुली छोड़ो, पहले आपके पास सिर्फ रस्सी लगा है, ये मास M है, निकालो यहाँ पे टेंशन कितना होगा। निकालो। इस मास का हम क्या कर सकते हैं, ये लो मास, एफबीडी बनाना है, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, ऊपर वाला नीचे के बराबर, तो बस टेंशन बराबर mg। अब इसी में सपोज करो एक और मास हम लटका दिए यहाँ, ये m1 ये m2, अब यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो m1 का आप कैसे बनाओगे बताओ, m1 के ऊपर T1 लग रहा है, अब T1 नीचे क्या लग रहा है M1G लग रहा है, ये mg नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है M1G लग रहा है। अब अच्छा एक और चीज लग रहा है, T2 यहाँ पे अवे लगता है, यहाँ पे भी T2 नीचे की तरफ लगेगा, जैसे स्प्रिंग में मैंने बताया था सेम, यहाँ पे T2 नीचे लगेगा, तो यहाँ पे आपका एक और क्या लग रहा है, T2 भी लग रहा है। अच्छा ये M1 के ऊपर हमने बना लिया, साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, M2 के ऊपर भी बनाना पड़ेगा। M2 पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ M2G, ऊपर क्या लग रहा है T2, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो आसान है, ऊपर नीचे इक्वेट करो, T2 बराबर M2G। अच्छा यहाँ इक्वेट करते हैं, क्या आएगा T1 और नीचे दो फोर्स है, यहाँ देखो इक्वल्स टू T2 प्लस M1G, और T2 कितना है M2G, यहाँ पे पुट कर दो, M2G प्लस M1G इक्वल्स टू T1, तो क्या आ जाएगा T1 इक्वल्स टू G कॉमन ले लो, M1 प्लस M2। क्लियर, ये हो गया हमारा टेंशन निकालने का काम। मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें कि जेई मेंस और नीट के सवाल आएंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे जेई मेंस और नीट के, और एक लेक्चर ऐसा लूंगा अगर बच्चों का डिमांड हो तो एक एडवांस वाले लेक्चर लूंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन एडवांस के होंगे, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहना है। चलो इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरह से है, ये मास है, इधर मान लो दो रस्सी लगी हुई है, ठीक है, और ये एंगल आपको थीटा और ये भी एंगल थीटा दिया हुआ है, ये मान लो मास m है, आपको निकालना है इसमें टेंशन 1 और इसमें टेंशन 2। बहुत आसान है, इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी निकालना है। एफबीडी मास m है तो नीचे क्या लगेगा mg, इधर T1 है, ध्यान से देखो ये थीटा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल है ये लाइन, और दोनों ये क्या है पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये T1 इधर है, ओके, तो T1 का इधर क्या होगा बोलो, T1 cos थीटा, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा T1 sin थीटा। सिमिलरली ये जो T2 इधर लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos थीटा, और ऊपर क्या होगा T2 sin थीटा। अब इस ब्लॉक पे देखो कितने फोर्स लग गए, ऊपर T2 sin थीटा, T1 sin थीटा, मतलब ऊपर क्या लग रहा है, दो, T2 प्लस T1 sin थीटा कॉमन ले लो, क्या क्या बच गया, T1 प्लस T2, ये दोनों फोर्स ऊपर। अच्छा इस साइड में इधर क्या लग रहा है, T2 cos थीटा, इस साइड में क्या लग रहा है, T1 cos थीटा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाले को इक्वेट कर दो, तो क्या होने वाला है बोलो, T2 cos थीटा इक्वल्स टू T1 cos थीटा, कट कर दो दोनों को, तो T1 बराबर T2 आ चुका है। नेक्स्ट आपका mg जो है ये किसके बराबर है, ऊपर वाले के बराबर, क्या है बोलो यहाँ पे T1 प्लस T2। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो यू कैन पुट T1 इक्वल टू T2 या फिर T2 इक्वल टू T1, कुछ भी पुट कर दो। चलो तो मैं मानता हूँ कि T2 को आपने T1 पुट कर दिया, तो 2 टाइम्स T1, और क्या है यहाँ पे sin थीटा, है ना। अब यहाँ से आप फटाफट निकाल लो, यहाँ से T1 निकालना है, तो mg अपॉन 2 sin थीटा इक्वल टू व्हाट,
T1। अब T1 बराबर तो T2 है, तो दोनों ही T1 T2 दोनों सेम हो जाएगा, T1 जो निकला वही हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, थीटा की वैल्यू दो। थीटा आपको दिया हुआ रहेगा वट एवर 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री जो भी दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालो और आराम से T1 और T2 यहाँ पे निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और कुछ स्प्रिंग वाले हैं, देखो फटाफट करते हैं, लेट ज़्यादा हो जाएगा वरना। एक लास्ट क्वेश्चन पहले मैं इस तरह के कराता हूँ। देखो ये मान लो एक रस्सी है और इस तरह से एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, ओके, यहाँ पे टच है ना, और ये रस्सी इसके सेंटर पे लगी हुई है। मैं इसके बस फोर्सेस दिखा देता हूँ, आप खुद ही कर लोगे। क्या हो रहा है इसमें, देखो ये जहाँ पे टच होता है ना, ये रहा, ये जो ब्लॉक गोल सा यहाँ जाके टच होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा बना। चलो इसी से करते हैं। ये जो रस्सी है, रस्सी ऊपर की तरफ क्या लगा रही है बोलो, टेंशन। जहाँ पे ये ब्लॉक टच हो रहा है इसके परपेंडिकुलर में क्या लगता है बोलो, नॉर्मल। और जो ये ब्लॉक का अपना जो सेंटर है वहाँ से नीचे क्या लगता है, mg। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेस्ट पे है आप इसका सिंपल कंपोनेंट निकाल सकते हो। इसमें कोई एंगल अगर दिया है तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा दिया है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये तो 90 है ही, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना। ये टेंशन इधर लग रहा है, अब बताओ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल, होगा ही पैरेलल। तो t का इधर जो लगेगा वो क्या होगा, t cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट, ये t टेंशन इधर है, इसका इधर वाला कंपोनेंट t cos थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट t sin थीटा, ओके। इसका हमने रिजोल्यूशन कर दिया, इधर नॉर्मल और ये जो mg है इसका रिजोल्यूशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये पहले ही देखो x एक्सिस में है, ये पहले ही y एक्सिस में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो x एक्सिस वाले को इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा आपका राइट वाला लेफ्ट के बराबर, तो n इक्वल टू टी आपका साइन थीटा। नेक्स्ट ऊपर जो लग रहा है क्या क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा, और कुछ लग रहा है नहीं लग रहा है, तो डेट इज इक्वल टू mg, सिंपल। टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, बस दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर निकालो। थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तुरंत आपके पास टेंशन निकल जाएगा, क्या होगा mg अपॉन कॉस थीटा। थीटा दिया रहेगा तो टी इंटू ये टी आ चुका है, टी का वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, क्या बनेगा बोलो, n इक्वल टू टी बराबर कितना है mg अपॉन कॉस थीटा इंटू वट साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, नॉर्मल। सिंपल, टेंशन आ चुका है, नॉर्मल आ चुका है, यही दोनों हमें यहाँ पे निकालना था। कुछ जो है स्प्रिंग के सवाल कर लेते हैं, इसके अलावा जो भी है नेक्स्ट जो है हमारे पास एनएलएम के सेकेंड लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक दो स्प्रिंग के भी सवाल कर लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ का जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था वो सारे के सारे हम खत्म कर दिए हैं, हम नहीं आप भी खत्म कर दिए, ओके। चलो प्रेज कर लो खुद को, शाबाशी तो पीछे से। तो हमारे पास सपोज करो एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, ये रहा सबसे सिंपल लल्लू क्वेश्चन, ये रहा एम मास, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसमें जो एलोंगेशन हो रहा है वो x हो रहा है ना। तो इसका हम एफबीटी पहले बनाते हैं, एफबीटी बनाना आपने सीख लिया। आप सोचो एफबीटी बनाना काम क्यों आता है, ये निकालने के लिए। mg नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा kx लगेगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, kx इक्वल टू mg। अब यहाँ से आपको हो सकता है x निकालने बोलेगा कितना एलोंगेशन हुआ, तो आप क्या बोलोगे mg अपॉन k, सिंपल। अब इसी में दो ब्लॉक लगा देगा, एफबीटी वापस बनाओ, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकल आएगा, ठीक है। इससे मैं अच्छे प्रॉब्लम कराता हूँ एक्चुअली, दो ब्लॉक लगाने वाला तो आप कर लोगे क्योंकि एफबीटी बनाना मैंने सिखा दिया है, तो आप आराम से कर लोगे। इससे मैं अच्छे प्रॉब्लम कराता हूँ। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ एक पुली है और यहाँ एक साइड मास है m मास और दूसरी साइड सपोज करो ये रहा स्प्रिंग और ये यहाँ पे ज्वाइंट है। इसके भी मैंने आपको एफबीटी तो कराया है तो आप ये भी निकाल ही सकते हो। चलो ट्राई करो, तब तक मैं इधर मिटा रहा हूँ, ट्राई करो जल्दी से। ये जो एक दो लेक्चर चल रहा है ना, इसमें डायग्राम बनाने वाला है। यहाँ पे आपको डीपीपी देने का कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं डीपीपी अभी दे नहीं रहा हूँ। बट अगर कभी जरूरत लगे तो मैं फटाफट दे दूंगा। देखो इसमें क्या है, एम मास का एफबीटी बनाओ पहले, कैसे बनेगा बोलो, नीचे mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, ओके। अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, ये रहा इस पॉइंट पे, आपको याद है नीचे kx लगता था और ऊपर यहीं पे टेंशन लगता था, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है,
T बराबर kx, ठीक है, और यहाँ क्या होगा T बराबर mg। तो बस टेंशन तो डायरेक्ट ही निकल गया यहाँ पे, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ा। एक्चुअली एलोंगेशन निकालने बोल देगा यहाँ पे, आप फाइंड एलोंगेशन, एलोंगेशन आपको निकालना है, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये निकालो। कैसे निकालोगे? T बराबर mg, T बराबर kx। अगर T बराबर mg है ये पहला इक्वेशन, ये T बराबर kx है ये दूसरा इक्वेशन, आप देख पा रहे हो T बराबर mg एंड T बराबर kx, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, kx इक्वल टू mg। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन k। इससे अच्छे प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। एक में हम दोनों ही स्प्रिंग, दो स्प्रिंग ले लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन अच्छा लेते हैं। ये सपोज करो एक स्प्रिंग ऐसा है और एक पुली यहाँ लगा है, इस पुली के नीचे एक और स्प्रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बंधा हुआ है, और इधर एक मास है m मास, ठीक है। अब सही है, ये सवाल करो। इतने सवाल आज करेंगे, इसके आगे जो है हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तैयार रहना है अगले लेक्चर के लिए, और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उसी के बेस पे पूरा एनएलएम चलने वाला है, ठीक है। तो अगला लेक्चर मिस नहीं करना है। ये सब जो है आपको बेसिक समझाने के लिए काफ़ी था। अब आपको अगले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ पे बात होगा। चलो इसका मैं सबसे पहले एफबीडी बनाता हूँ। मास m का अगर मैं एफबीडी बनाऊँ तो क्या होगा, देखो क्या होगा बताओ, mg नीचे और ऊपर क्या लगने वाला है यहाँ पे, टेंशन, ठीक है। ये मान लो K1 है, ये मान लो K2 है, ठीक है। और यहाँ पे x1 आया एक्सटेंशन, यहाँ पे x2 आया, क्या होने वाला, ये जो टेंशन है ये टेंशन यहाँ से यहाँ तक आएगा। इस पॉइंट पे आपको मैंने बताया था कि टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा बोलो, K2 x2, और ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो T बराबर क्या होगा बोलो, K2 x2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पुली पे देखूं, पुली को अभी हम मासलेस मान के रखते हैं, फ्रिक्शनलेस भी मान के रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुली को देखूं, इस पुली पे क्या क्या लग रहा है बोलो, ऊपर लग रहा है आपका K1 x1, नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे टेंशन, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ भी टेंशन। ये पुली का मास जो है ना, ये क्या है बोलो, 0। तो इस पुली पे अगर मैं, अभी तो मैं सेकेंड लॉ नहीं लगा सकता हूँ वैसे, ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि ये रेस्ट पे है ना। मास की बात छोड़ो, मास अगर कुछ होगा भी यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ मैं सेकेंड लॉ नहीं लगा रहा हूँ। मान लो अभी अगर इसका मास m है भी, ठीक है, तो क्या होने वाला है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, K1 x1 इज इक्वल टू T प्लस T, दैट इज 2T। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये मास पे देखो यहाँ क्या है, ये ऊपर T लग रहा है, नीचे mg, तो ये T बराबर क्या है बोलो, mg। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, T बराबर mg। तो ये हो गया K1 x1 इक्वल टू 2 टाइम्स mg, है ना। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा बोलो, 2mg अपॉन K1। कोई प्रॉब्लम? 2mg अपॉन K1, K1 के रेस्पेक्ट में हमने निकाला। अच्छा, K2 x2 में भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। T इक्वल टू क्या है, K2 x2, ये रहा। यहाँ पे T बराबर है कितना, mg, तो ये रखो mg, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, K2 x2। यहाँ से x2 निकाल सकते हो आप, mg अपॉन K2 इक्वल टू x2, सिंपल। ओके, तो आज हम यहीं तक करने वाले थे। आज हमने सबसे पहले क्या देखा, कुछ एफबीडी के सवाल, और उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने लेमिस थ्योरम किया, रिवोल्यूशन टेक्निक किया, वो सारे के सारे क्या थे, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ आ गए, आपका फाइंडिंग द नॉर्मल एंड टेंशन यूजिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहो। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी